दोपहर का दम देख रहे हैं आप। मैं हूं मनोज सैनी और आज बात होगी एक बड़ी खबर यह ही है कि बार बार जुबान कांग्रेस की क्यों फिसल जाती है। जिस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे वो है जुबान में जहर क्यों। जी हां, पिछले 2 दिनों में पूरे देश में जिस तरह की बयानबाजी हुई है उससे अब ये सवाल खड़ा होने लगा है कि आखिर जुबानों में ये जहर कहां से आ गया और ये जहर राजनेताओं से लेकर धर्मगुरुओं तक की जुबान से टपक रहा है। सबसे पहले बात करते हैं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान की, बात जिस पर मोदी ने तीखा पलटवार किया है और सलाह भी दी है। मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर पीएम मोदी का जवाब आया। कांग्रेस हमेशा लोगों को अपमानित करती है। कांग्रेस ने मुझे 51 बार गाली दी है। पीएम मोदी हर बार जनता से सजा की बात करते हैं, लेकिन सवाल यही है कि असली हकदार तो वो नेता है जो इस तरह की बात करते हैं। पीएम मोदी ने कहा है कांग्रेस ने गालियां देने का काम फिर शुरू कर दिया है। कांग्रेस ने गालियों की लिस्ट बनाई है, ये पीएम मोदी का कहना है। खड़गे ने पीएम की तुलना सांप से की थी, आपको याद होगा। जरा वो बयान को देखिएगा। लेकिन एक और मसला है इस समय इंदौर का, वो भी गरमाया हुआ है। जरा समझ लीजिए कि क्या कहा आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, सुनिएगा। अभी इस चुनाव में भी कांग्रेस ने फिर से मुझे गालियां देने का काम शुरू कर दिया है। मैंने देखा किसी ने उन गालियों की लिस्ट बनाई है और वो गालियों की लिस्ट मुझे दी है। अब तक मुझे ये कांग्रेस के लोगों ने 91 टाइम अलग अलग गालियां दी है। अरे कांग्रेस ने ये गालियों की डिक्शनरी में टाइम खराब करने के बजाय अगर इतनी मेहनत उन्होंने गुड गवर्नेंस के लिए की होती, कांग्रेस कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाने के लिए किया होता, तो आज कांग्रेस की ऐसी दुर्दशा न होती, ऐसी दयनीय स्थिति नहीं आती। लेकिन साथियों, जो भी गरीब के लिए काम करता है, जो देश के लिए काम करता है, उसे अपमानित करना ये कांग्रेस का इतिहास है। चलिए, वो कह रहे थे 91 टाइम यानी 91 बार मुझे गालियां दी है। अब आप सोचिएगा कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह काम करती, ये भी निकाल लिया कि कितनी बार मोदी के बारे में क्या कहा, तो वो संख्या 91 टाइम यानी 91 बार निकलकर सामने आ गई। लेकिन वो बयान सुनिए जिसको लेकर सियासत गर्म है मल्लिकार्जुन खड़गे का, जिन्होंने क्या कहा था, जरा सुन लीजिएगा। सांप से तुलना की थी पीएम मोदी की, ये भी सुनिए। मोदी अंदर पीएम मोदी जहरीले सांप की तरह है। आप सोच सकते हैं कि यह जहर है या नहीं, लेकिन यदि आप उसे चखेंगे तो आपकी मौत हो जाएगी। ಇದು ವಿಷ ಅದನೋ ಎಲ್ಲೋ ಮೋದಿ ಕೊಟ್ಟಣ ಒಳ್ಳೆ ಮನುಷ್ಯನ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡೋಣ ನೆಕ್ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾ ಹೇಳಿದ ಮೊದಲೇನೆ मैंने यह उनके बारे में नहीं कहा है। मैं कहना चाह रहा था कि उनकी विचारधारा सांप की तरह है, जिसे चाटने की कोशिश करेंगे तो मौत होनी तय है। ಏನಿದೆ ಅದು ಒಂದು ವಿಷದಂಗಿದೆ। ಆ ಐಡಿಯಾಲಜಿಗೆ ನೀವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾ ನೆಕ್ ನೋಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡೆತ್ ಇಸ್ ಸರ್ಟನ್। चलिए, तो ये बयान आप देख रहे हैं, लेकिन जाहिर है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं तो पूरी भारतीय जनता पार्टी तैयार होगी इस बात को लेकर। उनसे पहले कई बीजेपी के नेताओं ने सीधे हमला बोला मल्लिकार्जुन खड़गे पर, बल्कि भारतीय जनता पार्टी का तो ये भी कहना है कि कांग्रेस के खून में ही जहर है, यही निकलता। खड़गे हो या दिग्विजय, सब यही भाषा बोलते हैं। कांग्रेस के खून में फूट डालो राज करो का जींस है, ये कहना है वीडी शर्मा का। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है वीडी शर्मा, उन्होंने क्या कहा इन बयानों को लेकर सुनिए। वो लोगों को क्या जोड़ेंगे कि जिनके खून में ही जहर भरा है। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भारत नहीं दुनिया के लोकप्रिय नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी के बारे में कहा, तो मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस के खून में ही जहर है।
और यही उनके कंठ से उद्गार होते हैं, चाहे वो खड़गे जी हो, चाहे वो दिग्विजय सिंह जी हो, चाहे वो और इस प्रकार के नेता हैं जो इस प्रकार की भाषा और शब्दावलियों का उपयोग कर रहे हैं। जो आप सुन रहे थे वो कह रहे थे कांग्रेस के तो कंठ में ही जहर भरा है। लेकिन आप जरा सुनिएगा कि बात देश की राजनीति की चल रही है, पर इंदौर में भी यही देखने को मिला। शुक्रवार को इंदौर नगर निगम का बजट पेश हुआ। बजट पर चर्चा कम, हंगामा ज्यादा दिखाई दिया। चर्चा के दौरान शेर व शायरी भी सामने आई। इसी दौरान कांग्रेस महिला पार्षद फौजिया शेख एक शेर पकड़ते हुए नजर आई और उन्होंने जो कहा उस पर हंगामा मच गया। सुनिएगा क्या कहा। महोदय, जिस तरह से देश में और शहर के हालात चल रहे हैं उस पर मैं एक आपको शेर सुनाती हूँ। किसी को लगता है कि हिंदू खतरे में है, किसी को लगता है मुसलमान खतरे में। धर्म का चश्मा उतार के देखो, आप देखोगे कि अपना हिंदुस्तान खतरे में है। धन्यवाद, जय हिंद। बजट का विरोध करती तो ये आप देख रहे थे इंदौर की तस्वीरें जिसमें वो कह रहे हैं कि हिंदुस्तान को लेकर बात कर दी। जाहिर है फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी को बोलने का मौका मिलेगा और वहां तो जय जय श्री राम के नारे भी सामने आ गए। पर बात सिर्फ राजनेताओं की नहीं है। एक बयान और इस समय चर्चा में। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने माफी मांग ली है। उन्होंने सोशल मीडिया पर ट्वीट कर खेद जताया। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि अगर किसी की भावना को आहत हुई हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। आपको बता दें कि भगवान सहस्त्रबाहु के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद जगह जगह विरोध प्रदर्शन किया गया। उनके बयान से आहत है वंशी कलचुरी समाज के लोगों ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन भी दिया था और कानूनी कार्रवाई की मांग की थी। लेकिन जैसे ये मसला गरमाया, उन्होंने कह दिया कि हम सब हिंदू हैं, एक है, एक रहेंगे, हमारी एकता ही हमारी पहचान, इसे बनाए रखें। मेरा मकसद ये कहीं नहीं था कि मैं किसी की भावना को ठेस पहुंचाऊं, ये उन्होंने ट्वीट कर कहा है। लेकिन आप समझिएगा, सब भाषाई मर्यादाओं का खेल चल रहा है और लगातार राजनीति में इस पर चर्चा होती रहती है। अब इस पर हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तो चलिए आप देखिएगा कि ट्वीट आया है बागेश्वर धाम का और उसके बाद लगातार कई तरह की बातें सामने आ रही है। हालांकि उन्होंने इस मामले का पटाक्षेप कर दिया, खेद व्यक्त कर दिया। उन्होंने कहा कि संज्ञान में आया है कि एक चर्चा के मध्य मेरे द्वारा भगवान परशुराम जी के बारे में कुछ कहा गया। लेकिन सुनिएगा जरा क्या कहा था धीरेन्द्र शास्त्री जी ने, जिसको लेकर बवाल खड़ा हो गया। सुनिएगा। है वंश का राजा बड़ा ही कुकर्मी, साधुओं पर अत्याचार करने वाला, स्त्रियों पर बलात्कार करने वाले जितने भी क्षत्रिय वंश के राजा थे, ऐसे आतताइयों के खिलाफ परसा उठाया भगवान परशुराम ने। और शास्त्र में कहा है परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। साधु का काम ही है दुष्टों को ठिकाने लगाते रहना। और आपने है वंश के राजाओं को मारना प्रारंभ किया, लेकिन आपने शस्त्र शास्त्र की मर्यादा का पालन करते हुए कभी भी ना तो स्त्रियों पर अपना परसा उठाया, न बालकों पर अपना परसा उठाया, न बालिकाओं पर परसा उठाया। चलिए, ये मुद्दा एक अलग है, ये एक अलग है, लेकिन जुबान में जहर क्यों आता है, जिसको लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। मेरे साथ तीन मेहमान जुड़ रहे हैं। अपराजिता पांडे हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता, आपका बहुत स्वागत है। साथ ही नेहा बग्गा जी है, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता। नेहा जी, आपका भी स्वागत है। और स्टूडियो में मेरे साथ है हमारे चैनल हेड, न्यूज़ हेड शरद द्विवेदी जी। सबसे पहले शरद जी से ही समझता हूँ। शरद जी, बार बार बात वहीं आकर रुक जाती है, आखिर जबान में जहर कहाँ से आता है? ये भारतीय जनता पार्टी कह रही है, हम नहीं कह रहे, पर जाहिर है कि इस तरह के बयान आते हैं तो मौका भी मिलता है। और फिर कांग्रेस कर क्या रही? देखिए, आपने कहा मुद्दा अलग है बागेश्वर धाम का, मैं इसको देखता हूं कि मुद्दे एक ही हैं जी। मैं इकबाल के शेर से अपनी बात शुरू करता हूं कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। कोई कह रहा है हिंदुस्तान खतरे में है, इसके पहले टॉलरेंस को लेकर बड़ी बहस हुई, जुबान से जहरीले बयान निकल रहे हैं और अपनी जातिगत श्रेष्ठता की बात भी हो रही है कि हम श्रेष्ठ हैं,
ये श्रेष्ठ हैं, परशुराम जी ने ऐसा किया। परशुराम जी ने जो किया वो आख्यानों में दर्ज है, पौराणिक आख्यानों में। उसके जरिए, उसके माध्यम से आप अपनी श्रेष्ठता का उद्घोष करें और किसी भी समाज के पूजनीय प्रतीक को नीचा बताएं, ये उचित नहीं है। और इसी तरह अगर हम बात करें कांग्रेस की, तो आप क्या बात कर रहे हैं? क्यों खतरे में है हिंदुस्तान? कहां खतरे में है हिंदुस्तान? कैसे खतरे में है हिंदुस्तान? 1000 साल में नाना प्रकार के आक्रांता हिंदुस्तान आए, उन्होंने अपना कल्चर, अपनी संस्कृति, कुछ ने जबरिया भी थोपने की कोशिश की कि हमारे जैसे हो जाइए। हम सब जानते हैं, लेकिन उन कड़वी बातों को याद करने की जरूरत नहीं है। हिंदुस्तान मुस्कुराता रहा, भारत मुस्कुराता रहा, वो एक्सेप्ट करता रहा। यही बात सबसे महत्वपूर्ण है कि आप पहले अपने गिरेबां में झांकिए, सनातन परंपरा क्या कहती है, सबसे प्यार करिए। ये नहीं कि ये जाति, ये वर्ण, ये धर्म, ये संप्रदाय, ये ऊंचा, ये नीचा, कुछ नहीं। तो राजनीति भी इससे परे कहां है मनोज जी? आखिर मल्लिकार्जुन खड़गे जहरीला सर्प बोल रहे हैं, फिर पीछे हट रहे हैं, क्यों आवश्यकता है ये बोलने की? जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने ठीक कहा और ये बयान भारतीय जनता पार्टी को मौका देते हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा। अपराजिता पांडे, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि बार बार कांग्रेस के बयान ऐसे क्यों आते हैं कि कांग्रेस ही मुश्किल में पड़ जाती? पहले आप बोलते हैं, फिर कहते हैं मैं खेद व्यक्त करता हूं। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी उस पर बड़ा पलटवार सामने आ गया। एक अकेली बात नहीं है, फौजिया शेख ने जो कह दिया। आपको लगता है कि हिंदुस्तान खतरे में? देखिए मनोज जी, आज शरद जी भी इससे इत्तेफाक रखेंगे। आज संस्थाएं खतरे में है, आज संविधान खतरे में है, तो कहीं ना कहीं आज महिलाएं खतरे में है। आज जिस तरीके से आप देख रहे हैं, जो रेस्लर बैठे हुए हैं लगातार, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं जंतर मंतर पर, जब उनकी बातें नहीं सुनी जाती, जब महिलाओं के साथ इस प्रकार का व्यवहार होता है, तो आप देखते हैं कि एक सोसाइटी खराब होती है, समाज नष्ट होता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि कहते हैं वो कि वोंट रिजाइन। ब्रिजभूषण जी बार बार कहे चले जा रहे हैं कि हम रिजाइन नहीं करेंगे। अरे समय हुआ करता था पहले के, हम देखते थे राजनीति में नैतिकता के आधार पर लोग कहते थे कि हम हट रहे हैं, रेजिग्नेशन दे रहे हैं। आज आप देखिए बद से बदतर हालात शुरू होते जा रहे हैं, और ये शुरुआत की इस प्रकार की राजनीति की साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने। आज हम बातें करते हैं कि किस प्रकार से भाषा प्रणाली निम्न स्तर की होती जा रही है। शुरुआत की भारतीय जनता पार्टी ने। हर बार ये नहीं सोचना चाहिए, राजनीति से ऊपर उठ के सोचना चाहिए कि हम समाज की शुरुआत की। आपके शब्दों में हम कहें कि उन्होंने शुरुआत की, तो क्या हम भी वैसे ही करने लगे? जी, मैं बिल्कुल कहती हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। राजनीति में, भाषा में हमेशा एक शालीनता होनी चाहिए, और समाज का निर्माण करने के लिए आपको जो इस प्रकार की बातें, अगर हम कह रहे हैं, अगर किसी के साथ जाती हुई है, रेसलर्स के साथ जाती हुई है, तो आप उनकी बात तो सुनिए। आप महिलाओं की बात नहीं सुनेंगे तो समाज को आप कैसे निर्माण करेंगे? आप किस प्रकार के समाज का निर्माण आज अपने देश को दिखाने, आप किस प्रकार की छवि प्रस्तुत कर रहे हैं अपनी भारत की? ये तो दोनों ही तरफ सोचने की जरूरत पड़ेगी, मुझे लग रहा है। आपको भी सोचना पड़ेगा, उनको भी सोचना पड़ेगा। टार्निश होती है हमारी कंट्री की इमेज। इस तरीके से महिलाओं के लिए और संस्थानों के लिए, संविधान के लिए आज हर एक, मैं तो बोलती हूँ राजनीतिक व्यक्ति नहीं, हर एक भारत का जनवासी को इसके लिए खड़ा होना चाहिए, क्योंकि हम इस प्रकार की समाज का जो कह रही है कि हिंदुस्तान खतरे में, आप मानती है क्या हिंदुस्तान खतरे में है? देखिए, मैं किसी की कोई निजी राय हो सकती है। जो मैंने कहा, जो कांग्रेस पार्टी और हम मानते हैं, संविधान खतरे में, संस्थाएं खतरे में है, और महिलाएं खतरे में है, और हम इस प्रकार के समाज का निर्माण नहीं करना चाहते। शरद जी कुछ कह रहे हैं, सुन लीजिएगा। एक अपडेट मैं दे देता हूं। ब्रिजभूषण जी इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं। ऐसा नहीं है कि दबाव सामने आते हैं तो उनको कोई बचाने की कोशिश है। ब्रिजभूषण इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं, और हम जहां तक मुझे लगता है इस्तीफा हो जाएगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारा लोकतंत्र कितना बड़ा है। अपराजिता जी, आप सहमत होंगी, 1975 भी आप उस इतिहास से भी वाकिफ हैं। मैं नहीं कहता कि उसके पीछे क्या स्थितियां थी, क्या परिस्थितियां थी। बहुत बातें हुई आपातकाल को लेकर, बहुत कुछ कहा गया कि मीडिया को कुचलने की कोशिश हुई, तमाम आरोप लगे, और आपके बड़े नेताओं ने उसके लिए माफी मांगने जैसी बातें भी कही। लेकिन इनसे देश पीछे जाता है। आप जब भी इस तरह की बात करते हैं कि देश में ये हो रहा है, देश में, आपको याद होगा कुछ लोगों ने यह भी कहा एक समय कि सहिष्णुता जो है वो खतरे में है। ऐसा मुझे लगता है कि एक सबसे लोकतंत्र की आज पाकिस्तान के एक जर्नलिस्ट अपने दादा को कोसते हैं कि आप क्यों हिंदुस्तान छोड़ दिया आपने।
हम डाइंग स्टेट हो रहे हैं, हम मर रहे हैं और भारत दुनिया की ताकत बन रहा है। और ये ताकत बनने में बीजेपी, कांग्रेस, आप सबका योगदान है। आप दोनों ने बहुत अद्भुत काम किया है। तो मुझे लगता है एक बड़ा परिप्रेक्ष्य बनना होगा। नेहा जी, आप क्या सोचती हैं? देखिए शरद जी, ये देश बहुत अमन शांति प्रिय देश है और लोकतंत्र की हत्या की बात जो बार बार कांग्रेस पार्टी करती है, देश ने तो देखा है कि इमरजेंसी से बड़ी लोकतंत्र की हत्या क्या हुई थी, जहां विपक्ष की आवाज को दबा दिया गया, जहां पर पत्रकारों को दबा दिया गया, जहां पर विभिन्न प्रकार के अत्याचार हुए। और सबसे स्पष्ट बात तो ये है कि आज कांग्रेसी जितना खुलकर बोलते हैं प्रधानमंत्री जी के जिस प्रकार की अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करते हैं, हाल ही में जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने जिस प्रकार की भाषा का उपयोग माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए किया है, कौन सी इनकी फ्रीडम ऑफ स्पीच चली गई है, किस प्रकार से इनको दबाया कुचला जा रहा है, ये जनता भी बहुत करीब से देख रही है। और कल जहां पर जिस मुद्दे से हमने इस चर्चा को शुरू किया है, इंदौर नगर निगम का बजट आ रहा था और वहां पर कांग्रेस पार्टी की नेत्री खड़े होके, पार्षद खड़े होके हिंदुस्तान को खतरे में बता रही हैं, तो क्या कांग्रेस पार्टी के नेता भ्रष्टाचार करें और उन पर कार्रवाई ना हो तो लोकतंत्र खतरे में आ जाता है? या राहुल गांधी जिस तरीके से राजनीतिक बार बार जिस प्रकार से मिसयूज करके भाषा शैली का उपयोग कर रहे हैं, लोगों का तिरस्कार कर रहे हैं, उस पर कार्रवाई हो तो क्या लोकतंत्र खतरे में आ जाता है? या कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से रोज अपने नए नए षड्यंत्र लेकर आ रही है और उसका भांडा फोड़ करके जनता ही सामने ले आती है, क्या लोकतंत्र उससे खतरे में आ रहा है? तो निश्चित तौर पर ये कांग्रेस पार्टी जहां पर भी एक विजन के साथ में पार्टी चलती है या नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी का काम कर रहा है। इंदौर तो ऐसा शहर है जिसको एक बार नहीं, दो बार नहीं, 5-5 बार स्वच्छता में नंबर 1 पर उसने देश भर में अपनी जगह बनाई है। इंदौर वासियों ने जिस तरीके से अपने शहर को आगे बढ़ाया है, उसके वहां पर निगम में खड़े होकर ये पटल पर कहती है कि हिंदुस्तान खतरे में है। जी शरद जी, ये जो बातें आप सुन रहे हैं दोनों मेहमानों की, लेकिन क्या आपको लगता है कई बार ऐसे बयान चर्चाओं में आ जाते, क्या नेता इस तरफ भी ध्यान देने लगे कि ठीक है आप कुछ भी बोल दीजिए, हिंदुस्तान खतरे में आ गया? हिंदुस्तान तो खतरे में आएगा नहीं, आपने जिक्र कर दिया 1975 से लेकर वर्तमान तक की स्थितियों पर, लेकिन क्या ये छोटे छोटे बयान देकर पार्टी की मुश्किल भी बढ़ाते हैं और खुद को हाईलाइट करने के लिए भी ऐसा हो जाता है? ज्यादा समय नहीं हुआ, सुरेश पचौरी जी से हमारी बात हुई, बेहद संजीदा राजनेता हैं, सीनियर लीडर हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, डिफेंस से लेकर कार्मिक जैसे महत्वपूर्ण विभाग उन्होंने संभाले हैं। उन्होंने उस इंटरव्यू में हमसे कहा, बंसल न्यूज़ से कहा, कि इस देश की सबसे बड़ी ताकत ये है कि यहाँ सत्ता का हस्तांतरण बहुत शांतिपूर्वक होता है। आप देखिए, इस बात को समझिए, अमेरिका जो दुनिया की बहुत बड़ी डेमोक्रेसी है, हमसे ठीक है नंबर 2 रैंक दे दीजिए उसको, वहाँ भी डोनाल्ड ट्रंप हटते हैं तो कितना हंगामा होता है। आज तक वो मामला चल रहा है, कोर्ट, न्यायालय, हमला, लड़ाई। यहां पर आप देखिए 10 साल के शासन के बाद यूपीए हटता है। बिल्कुल, मैं इसके लिए कांग्रेस को भी श्रेय दूंगा, तमाम राजनीतिक दलों को श्रेय दूंगा, ये नहीं कहूंगा कि इसमें सबका योगदान है। तो लेकिन ये कोसने की जो प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है, और ये कांग्रेस की नहीं, मैं कहूंगा बीजेपी को भी संयम रखना होगा। ये नहीं है कि ये बात सिर्फ हम एक तरफ कहें, दोनों पार्टियां संयम रखें। देखिए, सरकार वही जो जनता मन भाए। आप कितने आरोप लगाइए टेलीविजन के फोरम पर, आप प्रिंट मीडिया में, डिजिटल मीडिया में, जब आप 5 साल चुनाव में जाते हैं तो जनता आपकी नीतियां देखती है, आपके नेता को देखती है, आपकी नीयत को देखती है। तो जब आप एक दूसरे को अक्षम बताते हैं, इनकॉम्पिटेंट बताते हैं, तो आप कहीं ना कहीं जनता का भी उपहास उड़ाते हैं। आप एक हेल्दी डेमोक्रेसी में हैं, आप लोग बहुत बड़े लोकतंत्र के बहुत ही गरिमामय प्रतिनिधि हैं। आप अपनी गरिमा को बढ़ाइए, आप संवाद की प्रक्रिया को और गरिमामय बनाइए। बिल्कुल बिल्कुल, आपने ठीक कहा। अपराजिता जी, क्या इसको आगे बढ़ाना चाहिए? और दूसरी बात यह है कि अब जिस तरह के बयान सामने आए हैं उससे नुकसान तो हो गया जो होना है। ऐसे कई हमने चुनाव देखे, गुजरात को देखा है, देश के चुनाव को देखा, पिछली बार 2014 में भी देखा, फिर उसके बाद 19 में जब चुनाव हो वो भी देखे। ये गलतियां बार बार होती रहेगी, कहीं कोई लाइन है, कोई गाइडलाइन है कि इससे बचा जाए कांग्रेस? बहुत अच्छी बात मनोज जी, शरद जी ने कही कि जब यहाँ पे सत्ता का परिवर्तन होता है, जैसे यूपीए के बाद जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, तो जिस प्रकार से आपने देखा कि कांग्रेस के नेताओं ने और भारतीय जनता पार्टी ने ये जो भारत का हमारी जो एक मूलभूत, जो हम एक स्तर पर हम जिस प्रकार से हम लोग पीस लविंग हैं और हम लोग इसी स्तर पर हमेशा रहें, ये भारत की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, बहुत स्ट्रेंथ है। इस आधार पर हम रहें, ये भारत की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। ये बहुत सही कहा।
और मैं हमेशा कहती हूँ कि भाषा का स्तर होना चाहिए, क्योंकि एक राजनेता को जब आम पब्लिक देखती है तो उसे अपना आइडल मानती है। तो वैसा वो चाहते हैं कि जैसे वो हो वैसी बातें हम भी करें, वैसा आचरण हम भी रखें। तो ये बात से निश्चित तौर पे मैं आपकी और शरद जी से इत्तेफाक रखती हूँ कि भाषा में सोच समझ के बोलना चाहिए और सही तरीके से, स्पष्ट तरीके से अपनी बात रखनी चाहिए। पर नेहा जी कह रही थी, उसका मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहती हूँ। जैसे इमरजेंसी की हम बात करते हैं, आपातकालीन, बहुत पहले की बात है, पर इस विषय में आप ये मत भूलिए कि इंदिरा गांधी जी ने स्वयं वो आई, उन्होंने इमरजेंसी खुद हटाई, वो जेल गई, वो वापस आई, फिर उनको जनता का मत मिला और फिर वो प्रचंड बहुमत से सरकार में वापस आई। उनको अपनी गलती का एहसास पूर्णतया था और उन्होंने खुद ही इस गलती को सुधारा। देखिए अपराजिता जी, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं और लोकतंत्र का यही आनंद है कि आप क्या मंच से बोल रहे हैं या सामने वाले ने क्या बोला, इसका निर्णय तो जनता कर देती है। और खासकर जब चुनाव होते हैं तो ये सामने आ ही जाता है। नेहा बग्गा जी, आप चाहे उन पर आरोप लगाते रहिए या वो आप पर आरोप लगाते रहे, सबसे बड़ा जो निर्णायक होता है वो जनता, जनार्दन, मतदाता होता है। नेहा जी, एक बार दोहराएंगे सवाल, आवाज कट मैं यही कह रहा हूं कि आखिर जो बयानों की बात है वो दोनों तरफ से देखने को मिलते रहते हैं। शरद जी भी उसी तरफ इशारा कर रहे थे, लेकिन सवाल ये है कि असली जो काम करता है लोकतंत्र में वो मतदाता करता है। फिर यदि उन्होंने कोई गलती की, आप भी वही गलती कर दे, तो ये तो मतदाता या जनता जनार्दन पर छोड़ देना चाहिए। यही प्रजातंत्र का आनंद है। नहीं, देखिए मनोज जी, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की तरह इस तरीके से हाय हुल्ला नहीं मचाती है। जो वास्तविकता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने एक नारे पे चल रही है और लगातार आप देख रहे हैं, हम सबका साथ, सबका विकास, सबके प्रयास के साथ निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। हम केवल विकास और एजेंडे की बात करते हैं। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि जिस पटल पर खड़े होकर इनकी पार्षद ने हंगामा मचाया है इंदौर में, वो इंदौर 5-5, 6-6 बार से नंबर 1 पर है स्वच्छता में। वो नगर निगम जिस प्रकार से कार्य कर रहा है, लगातार उसका डेवलपमेंट दिखाई दे रहा है, उसका विकास के कार्य दिखाई दे रहे हैं और ये भारतीय जनता पार्टी के शासन में हो रहा है लगातार। कांग्रेस पार्टी के पास ना नीतियां बची हैं, ना नेता बचा है। ध्रुवीकरण, आप देश की राजनीति देखिए, मैंने इमरजेंसी का आपको उदाहरण दिया, आप बाकी देश की राजनीति देखिए। पहले कांग्रेस ने सबसे पहले अलग अलग जो है रीजनल पार्टीज के तौर पर खड़ा करना चालू किया, उसके बाद जाति के आधार पर बांटना चालू किया। चुनाव आ जाएंगे तो कमलनाथ जी फिर बंद कमरे में बैठ जाएंगे और कहेंगे फलाने प्रतिशत ने वोट नहीं दिया तो कांग्रेस पार्टी हार जाएगी, मुसलमानों से अपील करेंगे, ध्रुवीकरण करेंगे, महिलाओं का अपमान करना शुरू कर देंगे, कभी सजावटी वस्तु कहेंगे। अब तो जातिगत मतगणना पर भी खूब चर्चा हो रही है, वो आपकी तरफ से भी, दोनों तरफ से दिखाई दे रहा है नेहा जी। लेकिन अंतिम प्रतिक्रिया मैं शरद जी से चलते चलते जरूर लेना चाहूंगा। शरद जी, ये जो बातें हैं, अब तो चुनावी वर्ष है और भी देखने को मिलेंगे, लेकिन इंदौर एक ऐसा स्थान है जहां सब मिलकर ही काम करते हैं, इसीलिए वो नंबर 1 है। फिर ये बातें क्यों आ गई? देखिए मनोज, नटशेल में बात महत्वपूर्ण यही है कि आपकी राजनीतिक विचारधारा भिन्न है, आप एक दूसरे के दुश्मन नहीं हैं। यही मल्लिकार्जुन खड़गे जी और नरेंद्र मोदी जी जब सेंट्रल हॉल में मिलते हैं तो बहुत आदर से एक दूसरे को नमस्कार करते हैं, साथ बैठ के चाय नाश्ता भी होता है, भोजन पर भी मिलते हैं। लेकिन ये कड़वाहट दिखाने के लिए या तालियां पिटवाने के लिए नेताओं को ये समझना होगा कि वो किसी टेलीविज़न के शो में किसी स्टार की तरह नहीं आए हैं जहां टिकट लेकर दर्शक उनके सामने मौजूद हैं और उनको तालियां पिटवानी है और उनको हंसाना है या उनका मनोरंजन करना है। आपको गंभीर बात करनी है। राहुल गांधी की यात्रा की बात ना करके खड़गे जी कर्नाटक में जहरीला सर्प, जहरीली सांप, और आपको अगर पीड़ा बतानी है, आप दूसरी पीड़ा बताने की कांग्रेस की बहुत सारी बातें कह सकते हैं, लेकिन किसी दूसरे को आरोप लगाने के लिए भी कोई बंदिश नहीं है। आप नरेंद्र मोदी जी पर गरिमामय भाषा में जितने चाहे आरोप लगा लें, लेकिन सर्प बोलना, ये करना, और मैं फिर कहूंगा कि सिर्फ सतर्क कांग्रेस को नहीं रहना, बीजेपी को भी रहना। बिल्कुल आपने ठीक कहा, और दोनों दलों को सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि आने वाले वर्षों में और भी कई चुनाव होना है। तो चुनाव के लिए मुद्दे बहुत है। विकास की बात कीजिए, भारतीय जनता पार्टी कहती है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। तो इस लाइन पर तो दोनों आगे बढ़ सकते, लेकिन बातें कम। चले दूसरी तरफ जाते। तीनों मेहमानों का बहुत धन्यवाद, नेहा जी, अपराजिता जी, शरद जी। मध्य प्रदेश में एक मुद्दा फिर गर्मा गया, यह है इंदौर का, जो आप सुन रहे थे। लेकिन उसके पहले देश की कई बार ऐसा देखने में आया है जब अलग अलग नेता अपने अपने तरीके से बयान देते रहे और बयान को लेकर बवाल भी मचा। सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे बयान जब भी सामने आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी इनको लपकने में देर नहीं करती। पर क्या चुनाव
इन्हीं बयानों के बदौलत चलते रहेंगे या कुछ और भी? क्योंकि जनता आपसे उम्मीद करती है विकास की, काम की, नाम की। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए बंसल न्यूज पर। नमस्कार।